अच्छा। जलसोद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो लीजिए साहब, फिर से 14,000 पेड़ों की बलि देने की तैयारी कर चुकी। देश में पानी को सहेजने की इन 15 सालों में आपने कोई बड़ी योजना नहीं सुनी होगी। देश में इसी प्रकार आपने वनों को बढ़ाने और वनों को समृद्ध करने की कोई बहुत बड़ी योजना आपने शायद ही सुनी। मगर अनेकों प्रोजेक्टों के लिए वनों को काटने, पेड़ों को काटने की कई खबरें आप समाचार पत्रों में अवश्य पढ़ेंगे। ऐसी ही एक खबर आ रही सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क के पास कर्मा झील से। यहाँ पर लगभग 14,000 वृक्षों काटा जाता है। और यह किस लिए? क्योंकि वहां पर आदिवासी परिवारों को, कर्मा झील के परिवारों को बसाना है। दरअसल सिवनी के कर्मा झील को अब अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अब चूंकि उसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, तो वहां पर वन्य प्राणियों की समृद्धि के लिए अनेक प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। अब चूंकि आज के हमारे वन के अधिकारी के ज्ञान के अनुसार ऐसी जगह आदिवासी समाज जो कि वर्षों से जंगलों के बीच में रहता रहा है, वह नहीं रह सकता। उसके जान और माल के, और खासकर वन्य प्राणियों के, खासकर शेर के जान और माल को खतरा हो सकता है। क्योंकि शेर जब बढ़ेंगे, दिखेंगे, तो सैलानी देसी और विदेशी इसे देखने आएंगे। जब वो देखने आएंगे तो उनसे शुल्क वसूला जाएगा। उस शुल्क से सभी की जेब भरेगी। तो इसलिए वन अभ्यारण्य यहाँ पर प्रस्तावित है, और वन प्राणियों को वे सहजता से रह सके। विज्ञान के अनुसार, विज्ञान के ज्ञान के अनुसार और अधिकारियों को लगता है कि वन और वनवाणियां के स्थान आदिवासी नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्हें विस्थापित करने की आवश्यकता है। उन्हें कहीं और विस्थापित किया जा रहा है, और उसके लिए 14,000 के करीब वृक्षों को काटा जा रहा है। जहाँ कर्मचारी के सहज आदिवासी अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ रहा है, वहीं इन बेजुबान और जीव होने के बाद भी, जीवन होने के बाद भी न बोल पाने की स्थिति के कारण ये वृक्ष अनायास ही 14,000 वृक्ष अपनी बलि देने वाले हैं। वहीं इन आदिवासी परिवारों को इन 14,000 वृक्षों को काट कर बसाया जाएगा। यहाँ पर क्षेत्रों में होगा क्या? इन क्षेत्रों में देसी विदेशी सैलानी आएंगे, उन्हें घुमाया जाएगा, उन्हें जंगल के विविध रूपों को दिखाया जाएगा, वन्य प्राणियों को दिखाएगा जाएगा, खासकर बाघ को दिखाया जाएगा। उन सैलानियों को कभी ये नहीं बताया जाएगा कि उनको ये नेचर और वन्य प्राणियों को दिखाने यहाँ के स्थानीय आदिवासी समाज ने क्या कीमत चुकाई है। उन्हें कभी ये नहीं बताया जाएगा कि उन्हें वन्य प्राणियों के दर्शन, बाघों के दर्शन के लिए 14,000 वृक्षों को बलि दी गई है। उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि जिन जगहों पर वे सफारी का आनंद ले रहे हैं, उन जगहों पर कभी आदिवासी परिवारों के सपने बनते थे, वे यहाँ के मूल निवासी थे। उन्हें ये भी नहीं बताया जाएगा कि किस तरीके से आदिवासी समाज को
अपनी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा इस अभ्यारण्य के लिए। उन्हें केवल वन्य जीवों को दर्शन कराया जाएगा और वहाँ की प्राकृतिक छटा का दर्शन करवाए जाएंगे और आर्थिक लाभ लिए जाएंगे। उसकी भुगतान उस आदिवासी समाज को भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से वह वन क्षेत्र आज भी बचा हुआ है। एक अजीब तरीके का विकास आज हमारे देश सहित पूरे विश्व में चल रहा है, जहां पर स्थानीय आदिवासी समाज को वहां से विस्थापित किया जा रहा है और वहां वन्य प्राणियों के संरक्षण की बातें की जा रही है। कितनी सार्थक है, इस पर लंबी चर्चा करने की आवश्यकता है और इस विकास की दिशा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे स्थानीय आदिवासी समाज की दशा और दिशा दोनों प्रभावित होती है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार इस बात पर भी करने की आवश्यकता है कि क्या कोई दूसरा तरीका इसमें नहीं अपनाया जा सकता था? क्या आदिवासी समाजों को वहीं पर बसाया बसे रहने नहीं दिया जा सकता था? क्योंकि आदिवासी समाज सदियों से उसी वन्य प्राणियों के और उसी वन क्षेत्र के बीच में रहे और वन क्षेत्र की सदा हरा भरा रहा है। हालांकि आज की नई पीढ़ी विचार इस बात पर किया जाना चाहिए कि वन विभाग की इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी, इतने अधिकारियों की जमावट होने के बाद भी, आखिर वे ऐसे कोई रिहायशी इलाके क्यों नहीं खोज पाए जिससे 14,000 वृक्षों की बलि नहीं दी जानी पड़ती? आखिर वो क्या कारण थे कि जिसकी वजह से उन्हें 14,000 वृक्षों को काटना पड़ा? और अगर इस सर्च में और इस पूरी कवायद में वन विभाग के अमले इन वृक्षों को ही नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर वन विभाग का सारा अमला किस बात की नैतिकता की और अपनी बुद्धिमानी की दम अक्सर भरता रहता है, जो कि उनसे बात करने पर जो अहम नजर आता है। जब आप अपनी समस्याओं का बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हल भी नहीं निकाल सकते, तो आपकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है क्या? आपको बताते चले कि जो ये सारा परिसर है, ये वन परिक्षेत्र रूखड़ के अंतर्गत आता है, जिसमें कक्ष क्रमांक 436 और 437 पर यह पूरा कार्रवाई होने वाली है। यहाँ पर लगभग 14,000 यानी 13,900 14,000 के करीब पक्षियों को काटा जाना है और लगभग इसकी प्रक्रिया चालू भी हो गई है। 2,000 पक्षियों को काटा भी जा चुका है। कक्ष क्रमांक जो हमारे दर्शक नहीं जानते उनके लिए सरल करते हैं, जिस तरीके से हमारी भूमि का रकबा या खसरा नंबर हुआ करता है, उसी तरीके से वन विभाग में स्पेसिफिक एरिया का एक कंपार्टमेंट या कक्ष क्रमांक होता है, जिसके आधार पर उसे जाना जाता है, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आपकी भूमि को आपके खसरे के नाम से जाना जाता है। इसमें 170 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षों को काटा जाना है। अगर आप उसे एकड़ में लेंगे तो लगभग ये 420 एकड़ के करीब में ये एरिया आता है। अब आप सोच सकते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं और बाकी आम लोग भी हैं जो इसको समझ ही सकते हैं कि 420 एकड़ के जंगल को हम केवल इसलिए ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें कोई एक सेंचुरी बनाना है और वहाँ पर बाघों को बसाना है और उसे सैलानियों को दिखाना है और उससे आर्थिक उपार्जन करवाना है। हम उसके एवज में इन वृक्षों को काटने के लिए तैयार
जा रहे हैं जहाँ पर कि नैसर्गिक रूप से वन्य प्राणियों का निवास है। आप सोच ही सकते हैं बुद्धिमत्ता का क्या स्तर है हमारे वन विभाग के अधिकारियों का, कि एक ओर वन्य प्राणियों को बचाने के लिए सेंचुरी बनाई जा रही है, वहीं वन्य प्राणियों के जो रहवास हैं उन्हें ही नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास बल्कि उसे फलीभूत ही किया जा रहा है। जनसोच प्रश्न करता है, पहला तो यह है जो मैंने पहले भी बताया था कि क्या आदिवासियों को अपने मूल निवास से हटाने की आवश्यकता है भी, क्योंकि सदियों से आदिवासी उस वन क्षेत्र में रहते रहे हैं और न वन क्षेत्र को आदिवासियों से न आदिवासियों को वन क्षेत्र या वन्य प्राणियों से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। यदा कदा कभी कोई अप्रिय घटना घटी हो तो बात अलग है, मगर ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर हटाना ही था तो क्या वन विभाग के इतने बड़े अमले और प्रशासन के इतने बड़े अमले को एक गांव को बसाने के लिए कोई एरिया नहीं मिल पा रहा था? अगर नहीं मिल पा रहा था तो क्या इतने बड़े एरिया की आवश्यकता थी 420 एकड़ के एक गांव को बसाने के लिए? जो आप कर्माचेरी देखते हैं वह कितने एरिया में है अभी आप समझते ही होंगे। तो क्या उसके लिए 420 एकड़ आवश्यक था? उसे हम कम एरिया में भी बसा सकते थे और उसके लिए कोई राजस्व का एरिया नहीं तो मुख्य मार्ग के दोनों के शुरुआत के एरिया में जिसमें अधिक वृक्ष नहीं होते या कोई ऐसा एरिया जहाँ पर अधिक वृक्ष न हो उस क्षेत्र को हम चुन सकते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं किया। यह नासमझी में किया या जानबूझ के किया गया ये तो ईश्वर ही जाने, मगर जो भी हो रहा है प्रकृति की दृष्टि से यह एक अपराध कहा जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो योग्यता की बात होती है, जो अक्सर हमारे प्रशासनिक अमले और वन विभाग के अमले अलग अलग मुद्दों में सेखी बखारते रहते हैं, वह योग्यता कहाँ गई जब हम एक गांव को ही बेहतर तरीके से बिना वृक्षों को काटे बसा नहीं पा रहे हैं। आदिवासियों को यह पूछना चाहिए कि आखिर उनकी गलती क्या है कि क्यों उन्हें कभी भी उनके ही घर से बेदखल कर दिया जाता है, जबकि वन विभाग के छोटे से अधिकारी भी बड़े बड़े कमरे में आलीशान से रहते हैं। यहाँ तक है कि वन विभाग के अधिकारी अगर वन क्षेत्र में गश्ती करते हैं रात्रि रुकने के लिए, उनके लिए बड़े बड़े रेस्ट हाउस होते हैं, जब वह वहाँ पे भी अपने लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो फिर आदिवासी समाज के लिए ऐसे उनके मन में कुदृष्टि क्यों है, यह उन्हें जरूर बताना चाहिए। खुद अगर अधिकारियों के आप बंगलों को देखेंगे तो आलीशान है। आखिर आदिवासियों की झोपड़ी से क्या गुरेज है, क्या परहेज है कि उन्हें जब तक किसी भी बड़ी योजना के नाम पर, किसी भी बड़े अभ्यारण्य के नाम पर, कभी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पर, कभी प्रोजेक्ट घड़ियाल के नाम पर उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। आम जनों को भी पूछना चाहिए कि आखिर इतने बड़े स्तर पर पेड़ों को काटने की आवश्यकता क्यों है और क्यों हमारे क्षेत्र को जो आज की स्थिति में बेहतर स्थिति में है उसे बर्बाद करने के प्रयास और उस दिशा में काम आप लोगों ने चालू कर दिया है। आपको यह पूछना चाहिए कि आखिर आपने इतने बड़े स्तर पर जंगल को काटने का निर्णय लिया तो क्या स्थानीय समुदाय और स्थानीय आमजन यानी आप लोगों से पूछा, राय मशवरा किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या आपको आवश्यक नहीं लगता है और आप अपने आप को इस देश के मालिक समझते हैं कि जो आप चाहेंगे उस तरीके से आप योजनाओं को कर सकते हैं? अगर नहीं लगता है तो फिर आपने मुनादी करके
स्थानीय समुदाय से राय मशवरा क्यों नहीं किया? नहीं किया तो आपने क्या कोई इस तरीके की संवाद की भी स्थिति कभी बनाई कि स्थानीय लोगों और स्थानीय समुदाय के साथ कोई संवाद कर सकें? एक छोटी मीटिंग जो हमने भी देखी थी आदिवासियों की, उसके अलावा आखिर प्रशासन के स्तर पर क्या बातें हुई? आपको ये भी पूछना चाहिए कि आखिर जो लाभ उस प्रोजेक्ट यानी कर्माछड़ी के अभ्यारण्य बनने से होने वाले हैं, क्या वो लाभ 14,000 पेड़ों के काटने से अधिक हैं? अगर हाँ, तो फिर कितना है? और अगर नहीं, तो फिर क्यों काटे जा रहे हैं? इस सब बात का आपको उनसे जवाब पूछ आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।